नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक कहानी प्रायश्चित की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जो ईर्ष्या, अपराध और फिर उस अपराध बोध के साथ जीने की जद्दोजहद को दिखाती है। बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी के मन में सालों से दबी हुई एक नफरत एक ऐसी त्रासदी को जन्म दे सकती है जिसके बाद प्रायश्चित का रास्ता शायद जिंदगी से भी लंबा हो जाता है। तो कहानों की शुरुआत होती है एक दफ्तर से। वहाँ के हेड क्लर्क हैं बाबू मदारी लाल जी। उनकी शान जिंदगी में एक भूचाल तब आता है जब एक सरकारी लिफाफे से उन्हें पता चलता है कि उनके नए अफसर बोर्ड के सेक्रेटरी बनकर आ रहे हैं, सुबोध चंद्र। और ये नाम सुनते ही मदारी लाल के मतलब पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ, क्योंकि सुबोध चंद्र कोई अनजान अफसर नहीं है, बल्कि उनके बचपन के वो सहपाठी हैं जिनसे वो कह सकते हैं 20 साल से नफरत करते आए हैं। यहीं से वो मनोवैज्ञानिक संघर्ष शुरू होता है ना? बिल्कुल। और हमारी आज की पड़ताल का मकसद यही समझना है कि एक पुरानी दुश्मनी कैसे एक भयानक अपराध को जन्म देती है और फिर उस अपराध से पैदा हुआ जो अपराध बोध है वो प्रायश्चित का कौन सा रूप लेता है। स्वीकारोक्ति का या खामोश सेवा का। सही। तो चलिए इसी गांठ को खोलते हैं। जैसे ही वो खबर पढ़ते हैं मदारी लाल का रंग फक हो जाता है। सुबोध चंद्र वो इंसान था जिससे मदारी लाल को हमेशा से घृणा थी। और ये घृणा ये कोई छोटी मोटी जलन नहीं थी। नहीं, ये स्कूल कॉलेज के दिनों से थी। सुबोध हर बात में उनसे बेहतर था। डील डॉल, रंग रूप, पढ़ाई लिखाई, मतलब एक तरह की हीन भावना जो उनके मन में घर कर गई थी। बिल्कुल। और यहाँ ईर्ष्या की जो मनोदशा है उसे समझना जरूरी है। ये 20 साल पुरानी जड़ पकड़ चुकी ईर्ष्या है। प्रेमचंद लिखते भी हैं कि जब सुबोध फौज में भर्ती होकर बसरे चला गया था तो मदारी लाल ने मान लिया था कि वो वहीं मर गया होगा। सोचिए, किसी के लिए इतनी नफरत कि उसकी मौत की कल्पना करके सुकून मिले। हाँ, उन्हें लगा था कि उनके जीवन का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। और अब वही कांटा एक अफसर बनकर उनकी छाती पर बैठने आ रहा है। ये अपमान तो मदारी लाल के लिए शायद मौत से भी बदतर था। बिल्कुल। उन्हें डर था कि सुबोध आते ही पुरानी कसर निकालेगा, उन सारे अपमानों का बदला लेगा जो मदारी लाल ने कभी उसके साथ किए थे। और इसी डर में वो एक कदम उठाते हैं। हाँ, एक रक्षात्मक रणनीति कह सकते हैं। इससे पहले कि सुबोध आकर अपनी कहानी बताए, मदारी लाल अपनी कहानी गढ़ना शुरू कर देते हैं। वो दफ्तर के बाकी क्लर्कों को नए सेक्रेटरी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं। हाँ, और सुबोध की एक छवि बनाते हैं। कैसी छवि? एक क्रोधी, दम्भी और मतलबी अफसर की। वो कहते भी हैं कि आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सलूफ लाएगा। अच्छा, मतलब वो एक तरह से माहौल में पहले ही जहर घोल रहे हैं। बिल्कुल, ये क्लासिक मनोवैज्ञानिक दाव है। वो सुबोध की छवि को पहले ही खराब कर देना चाहते हैं ताकि बाद में अगर सुबोध कुछ करे भी तो बाकी क्लर्क उसे सुबोध के बुरे स्वभाव का नतीजा समझे। अपनी करतूतों का नहीं। अपनी करतूतों का नहीं। लेकिन यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी मदारी लाल ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। एक हफ्ते बाद जब सुबोध चंद्र स्टेशन पर उतरते हैं तो पूरा दफ्तर मदारी लाल की चेतावनियों से डरा सहमा उनके स्वागत में खड़ा होता है। लेकिन होता कुछ और ही है। मदारी लाल को देखते ही सुबोध दौड़कर उनके गले लग जाते हैं और कहते हैं, तुम खूब मिले भाई, आज एक युग के बाद भेंट हुई। ये तो मदारी लाल के बनाए हुए पूरे नैरेटिव को ही ध्वस्त कर देता है। पूरी तरह से। सुबोध के मन में कोई द्वेष नहीं है। वो मदारी लाल को अपना पुराना मित्र और लंगोटिया यार समझता है। और वो दूसरे क्लर्कों से भी बड़ी नम्रता से मिलता है। कहता है, मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई समझिए। हाँ, वो साफ कहता है कि हम सब किसी तीसरे के गुलाम हैं, तो फिर अफसरी कैसे? ये तो बड़ी अजीब बात है। किसी की अच्छाई किसी के लिए जख्मों पर नमक का काम कैसे कर सकती है? इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। देखिए, प्रेमचंद यहाँ सिर्फ द्वेष की बात नहीं कर रहे। मदारी लाल ने सुबोध की एक नकारात्मक छवि अपने मन में 20 साल से पाल रखी थी। अच्छा। वो इसी उम्मीद में जी रहा था कि सुबोध वैसा ही बुरा इंसान निकलेगा। लेकिन जब सुबोध उसकी उम्मीद के ठीक उलट एक भला और विनम्र इंसान निकलता है तो मदारी लाल को अपनी ही नफरत झूठी लगने लगती है। तो अपनी नफरत को सही ठहराने के लिए उसे सुबोध की अच्छाई में भी कोई खोट ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल। सुबोध उसे नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन उसकी महानता ही मदारी लाल को नीचा महसूस करा रही है। कहानी में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, द्वेष की आंखों में
गुण और भी भयंकर हो जाता है। क्या बात है। हाँ, सुबोध के जो सद्गुण हैं वो मदारीलाल की नफरत की आग में घी का काम कर रहे हैं। उसकी सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं, पर वो घात लगाए बैठा रहता है एक मौके की तलाश में। और फिर एक दिन मदारीलाल को वो मौका मिल ही जाता है। वो किसी काम से सेक्रेटरी के कमरे में जाता है तो देखता है कि सुबोध वहां नहीं है और उनकी मेज पर 5,000 रुपए के नोटों के पुलिंदे रखे हैं। ये बोर्ड के मदरसों के लिए आए थे। उसे क्षण में, जैसा कहानी में लिखा है, उनकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पैसों का लालच नहीं है। नहीं, ये ईर्ष्या का अगला पड़ाव है। अब तक वो सिर्फ सुबोध की छवि खराब करना चाहता था, अब वो उसे बर्बाद करने पर तुल गया है। कांपते हुए हाथों से वो नोट उठाकर अपनी पतलून की जेबों में भर लेता है। और ये भी समझना जरूरी है कि प्रेमचंद के समय में 5,000 रुपए आज के लाखों के बराबर थे। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं, ये इज्जत की चोरी थी। उस जमाने में एक सरकारी अफसर के लिए पैसों का गबन एक तरह से सामाजिक मृत्यु के बराबर था। नौकरी जाने से भी बढ़कर, बहुत बढ़कर। ये पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाने की बात थी। और मदारीलाल ये जानता था, ये सुबोध को नीचा दिखाने का, उसे अपमानित करने का एक हताश और घातक प्रयास था। इसके बाद की उसकी चालाकी तो और भी हैरान करती है। वो बड़ी सावधानी से अपने बचाव का रास्ता बनाता है। हाँ, वो बाहर आकर एक क्लर्क को फाइल लेकर सुबोध के कमरे में भेजता है, ये जानते हुए कि सुबोध वहां नहीं है। और जब क्लर्क लौट कर आता है तो मदारीलाल इस बात पर नाराजगी जताता है कि कमरा खुला क्यों छोड़ा गया है, और खुद जाकर सुबोध के कमरे के दरवाजे बंद कर देता है, ताकि सब पर यह असर पड़े कि वो कितना जिम्मेदार है। मतलब वो एक ऐसा ताना बाना बुन रहा है जिसमें शक किसी पर भी जाए, लेकिन उस पर तो बिल्कुल न जाए। बिल्कुल, बल्कि वो खुद को एक ऐसे वफादार कर्मचारी के रूप में पेश कर रहा है जो अपने अफसर की गलतियों को सुधार रहा है। सुबोध लौटता है और उसे नोट गायब मिलते हैं। पूरे दफ्तर में हड़कंप मच जाता है। तलाशी शुरू हो जाती है और मदारीलाल, वो सबसे ज्यादा हमदर्दी दिखाने का नाटक करता है। हाँ, वो सुबोध को सलाह भी देता है कि बैंक से कुछ रुपए निकाल कर दे दिए जाएं, वरना बदनामी होगी। और इस पर सुबोध का जो जवाब है वो दिल तोड़ देने वाला है। ये वो क्षण है जब मदारीलाल को शायद पहली बार अपने किए की भयावहता का अंदाजा होता है। क्या कहता है सुबोध? सुबोध कहता है, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी, यहाँ तो कफन को भी कौड़ी नहीं। ओह, इस एक वाक्य से मदारीलाल को पता चलता है कि उसने सिर्फ सुबोध की नौकरी नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। जी। और उस रात की खबर दिल दहला देने वाली थी। सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। उसने एक खत छोड़ा जिसमें लिखा था कि उसका किसी पर कोई शक नहीं है। उसका सर्वनाश नहीं। उसका सर्वनाश नहीं। वो अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना चाहता था, पर उसे ये पता ही नहीं था कि सुबोध उसे कभी अपना प्रतिद्वंद्वी समझता ही नहीं था। वो तो उसे अपना दोस्त समझता रहा। हाँ। जब वो अगले दिन सुबोध के घर पहुंचता है और उसकी विधवा पत्नी और रोते हुए बच्चों को देखता है, तब उसे अपने किए का असली मतलब समझ आता है। वो सिर्फ एक चोरी नहीं थी, वो एक हत्या थी। वो एक हत्या थी। और सबसे दर्दनाक क्षण वो होता है जब सुबोध की पत्नी रमेश्वरी उन्हें बताती हैं कि सुबोध को उन पर कितना भरोसा था। वो कहती हैं कि मरहूम कह रहे थे, बाबू मदारीलाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वो किस दिन काम आएगी, मेरे साथ के खेले हुए हैं। ये शब्द सुनकर मदारीलाल को लगता है जैसे कोई उसके दिल पर नश्तर चला रहा हो। और इसी अपराध बोध के बोझ तले जब रामेश्वरी उससे उस दुष्ट का पता लगाने के लिए कहती है, तब मदारीलाल के मन में एक उबाल आता है कि सबको सच सच बता दे। वो कहना चाहता है कि मैं ही वो दुष्ट, वो अधम हूँ, लेकिन जुबान नहीं खुलती। जुबान नहीं खुलती और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये उसकी आत्मा का पहला विद्रोह था, लेकिन समाज और शर्म का डर उस पर हावी हो गया। और यहाँ से मदारीलाल का प्रायश्चित शुरू होता है। एक ऐसा प्रायश्चित जो शायद कानून की किसी सजा से भी ज्यादा कठोर था। हाँ। वो सुबोध का दाह संस्कार करता है, 13वीं का सारा खर्च खुद उठाता है। और शहर में उसकी दोस्ती की मिसालें दी जाने लगती हैं कि दोस्त हो तो ऐसा हो। लेकिन क्या ये सिर्फ दिखावा था, अपनी छवि बचाने का एक और तरीका? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। शुरुआत में शायद ऐसा ही हो, वो समाज की नजरों में अपनी इज्जत बचा रहा है। लेकिन असली प्रायश्चित तब शुरू होता है जब सुबोध का परिवार अपने गांव वापस जाने की तैयारी करता है। तब मदारीलाल उन्हें रोक लेता है। हाँ, और अपने घर ले आता है। वो कहता है, क्या 2 भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा।
वो उस परिवार की जिम्मेदारी उठा लेता है जिसे उसने खुद ही अनाथ किया था। ये दिखावा नहीं हो सकता। कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। मदारी लाल सुबोध के परिवार का पालन पोषण कर रहा है, दोनों बच्चों को कॉलेज में पढ़ा रहा है, बेटी की शादी एक अच्छे प्रतिष्ठित कुल में कर दी है। और वो और उसकी पत्नी दोनों तन मन से उस परिवार की सेवा करते हैं। यहाँ एक और बात सोचने वाली है, उसकी पत्नी का क्या? वो तो इस पाप में भागीदार नहीं थी, फिर भी वो इस प्रायश्चित का हिस्सा बन गई, बिना सच जाने। ये कहानी का एक और बहुत मार्मिक पहलू है। मदारी लाल की पत्नी बिना कारण जाने सिर्फ अपने पति के फैसले का सम्मान करते हुए उस सेवा में जुट जाती है। ये दिखाता है कि हमारे कर्मों का फल सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे अपनों को भी किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। वो भी एक तरह का मौन प्रायश्चित कर रही है। बिल्कुल, एक ऐसे अपराध के लिए जो उसने किया ही नहीं। और कहानी इस एक पंक्ति पर समाप्त होती है, मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। ये एक बहुत गहरी पंक्ति है। उन्होंने कभी अपना गुनाह कबूल नहीं किया, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसे गुनाह की भरपाई करने में लगा दी। यहीं पर प्रेमचंद एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं ना, कि प्रायश्चित क्या है? क्या ये कानून के सामने अपना गुनाह कबूल करके सजा पाना है, या उस नुकसान की भरपाई करने की निरंतर कोशिश करना है जो हमारे किसी काम से हुआ है? मदारी लाल ने कानूनी सजा से तो खुद को बचा लिया, लेकिन अपनी अंतरात्मा की अदालत में खुद को आजीवन कारावास दे दिया। तो ये थी मदारी लाल के प्रायश्चित की कहानी। एक ऐसा प्रायश्चित जो बिना स्वीकारोक्ति के खामोशी से सेवा के रूप में जीवन भर चलता रहा। ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या असली प्रायश्चित महज सजा पाने में है, या उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में? मदारी लाल ने जो रास्ता चुना वो शायद किसी भी जेल की सजा से ज्यादा मुश्किल था। हर दिन उसी परिवार का सामना करना, हाँ, उन बच्चों की आंखों में देखना जिनकी तबाही की वजह वो खुद था। ये एक निरंतर चलने वाली सजा है। सोचने वाली बात ये भी है कि क्या मदारी लाल का ये सेवा भाव सच में उसके पाप को धो सकता है, या ये महज उस अपराध बोध के बोझ को सहने का एक तरीका था जो उसे हर पल अंदर ही अंदर कचोटता रहता था? शायद प्रायश्चित पाप को धोने के लिए नहीं, बल्कि उसके बोझ के साथ जीना सीखने का नाम है। प्रेमचंद इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है।